स्नेहा, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो बच्चा हम लोग कर रहे हैं मैक्रो का हमारा चैप्टर नंबर 4 कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। देखो हमें पता है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में 3 मेथड्स हैं। नंबर 1 इज वैल्यू एडेड मेथड, जिसे हम प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं। सेकंड है हमारा इनकम मेथड और थर्ड है एक्सपेंडिचर मेथड। तीनों मेथड्स हम लोगों ने काफी डिटेल के अंदर कंप्लीट कर लिए। अब आज की क्लास में हम लोग इन तीनों मेथड्स के प्रिकॉशंस डिस्कस करेंगे। देन इस चैप्टर की एक क्लास और लगाएंगे, मतलब हमारा पार्ट 5, जिसके अंदर हम लोग तीनों मेथड्स के एडवांस्ड लेवल के एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस डिस्कस करके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करें फटाफट से। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं, हमारा फर्स्ट मेथड आता है वैल्यू एडेड मेथड, जिसे हम प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं। सबसे पहले इस मेथड के प्रिकॉशंस डिस्कस करते हैं। देखो प्रिकॉशंस डिस्कस करने से पहले याद करो इस मेथड से हमें मिलता क्या है। इस मेथड से हमें मिलता है जीडीपी एट एमपी, जिसे हम जीवीए एट एमपी भी बोलते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो ये ग्रॉस वैल्यू एडेड हमें मिलती कैसे है? सिंपल सा फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्या फॉर्मूला है? वैल्यू ऑफ आउटपुट, उसमें से माइनस कर दो इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब ये वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारा कैसे निकलता है? दो चीजों को प्लस करके निकलता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक में से हम क्या माइनस कर देते हैं? हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन। हमें क्या मिलता है? हमारा वैल्यू एडेड। तो इस मेथड को जब आप अप्लाई करोगे तो आपको किन किन प्रिकॉशंस को दिमाग में रखना है, किन किन चीजों को आपको दिमाग में रखना है। नंबर 1 is commission earned on account of sale and purchase of second hand goods is included in the estimation of value added। देखो बहुत ही सिंपल सा है। मान लो ये आपके पापा हैं, ठीक है। आपके पापा को पुरानी कार अपनी सेल करनी है, किसी बंदे को सेल करनी है, तो इसके लिए पापा कई बार एक इंटरमीडियरी की हेल्प लेते हैं। बीच में एक मीडिएटर होता है ना, जो हमें सेकंड हैंड गुड्स परचेज करवाने में हेल्प करता है या फिर सेल करवाने में हेल्प करता है। तो ये जो बीच का दलाल होता है, जो इंटरमीडियरी होता है, ये अपना क्या लेता है? कमीशन लेता है। तो इंटरमीडियरी जब सेकंड हैंड गुड्स को सेल या परचेज करवा रहा है, वो क्या लेता है? कमीशन लेता है। इस कमीशन को हम हमेशा वैल्यू एडेड के अंदर क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं, क्योंकि ये क्या दे रहा है? अपनी सर्विसेज दे रहा है। समझ में आ गया? सेकंड हैंड गुड्स के सेल और परचेज करवाने के लिए बीच में जो इंटरमीडियरी होता है, जो दलाल होता है, उसका जो कमीशन होता है, उसे हम वैल्यू एडेड के अंदर क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं। समझ में आ गया? सेकंड है ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स इज टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल एस्टिमेटिंग वैल्यू एडेड। अगेन बहुत ही सिंपल सा है। मान लो आपका एक फर्नीचर का बिजनेस है, आपका एक फर्नीचर का बिजनेस है और आपने अपने घर के लिए एक सोफा सेट बनाया है या फिर ड्रेसिंग टेबल बनाई है, तो आपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए कुछ बनाया है। ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स है कि आपका फर्नीचर का बिजनेस है, लेकिन आपने अपने घर के लिए सोफा सेट बनाया है, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल बनाई है, उसकी वैल्यू को हम वैल्यू एडेड मेथड के अंदर, वैल्यू एडेड के अंदर इंक्लूड करेंगे। क्योंकि यही सोफा सेट अगर आप बाहर से परचेज करते तो भी आपको पे करना पड़ता है ना, तो भी उसके लिए आप पे करते। तो ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स कि आपका कोई फर्नीचर का बिजनेस है या फिर किसी भी चीज का आपका बिजनेस है, कोई चीज आप बना रहे हो सेल्फ कंजम्पशन के लिए, उसकी वैल्यू को हम वैल्यू एडेड में क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं। थर्ड है इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। सेम वैसा का वैसा है। हम लोग एक फार्मर का एग्जांपल लेते हैं। एक फार्मर है जिसने राइस ग्रो करा है सेल्फ कंजम्पशन के लिए। फार्मर ने राइस ग्रो करा है अपनी फैमिली की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, सेल्फ कंजम्पशन के लिए। तो उसने जो राइस ग्रो करा है उसे भी हम वैल्यू एडेड के अंदर इंक्लूड करेंगे। यानी कि इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, कि इसी राइस को अगर वो मार्केट में बेचता तो भी वो कुछ ना कुछ पैसा कमाता ना, सेल्फ कंजम्पशन के लिए उसने बनाया है, उसे भी हम लोग क्या करेंगे? वैल्यू एडेड में इंक्लूड करेंगे। क्योंकि सेम चीज अगर वो बाहर से खरीदेगा तो भी उसे उसके लिए पे करना पड़ेगा। Imputed rent of owner occupied house is to be taken into account। ये भी हमारा सेम टू सेम हो गया। मान लो मेरा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, अगर मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट कोई रेंटेड जगह है, अगर मैं रेंट वाली जगह पर मेरा इंस्टीट्यूट चला रही हूँ तो मैं रेंट पे करूंगी। मान लो मैंने मेरे घर के अंदर मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल रखा है, तो मेरे घर की जो इम्प्यूटेड रेंट वैल्यू बनती है, इम्प्यूटेड मतलब अंदाजे से जितना रेंट बनता है, उसे भी हम वैल्यू एडेड मेथड के अकॉर्डिंग कंसिडर करते हैं। इस बात का मतलब क्या हुआ
मान लो मैं मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट एक रेंटेड जगह पर चला रही हूँ, तो उसके लिए मुझे रेंट पे करना पड़ेगा, महीने का 50,000 मुझे रेंट पे करना पड़ेगा। मान लो मैं मेरे खुद के घर के अंदर मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रही हूँ, तो अगर यही कोचिंग इंस्टीट्यूट मैं बाहर से किसी से लेती तो भी मुझे रेंट पे करना पड़ता ना। तो मैं अंदाजा लगाऊंगी कि यार इस घर की कितनी इंप्यूटेड रेंट वैल्यू है, अंदाजे से कितना रेंट बनता है मेरे घर का, कितना बनता है, मैंने कहा 50,000 बनता है। इस वैल्यू को भी हम कंसिडर करते हैं जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं अकॉर्डिंग टू वैल्यू एडेड मेथड। समझ में आ गया? तो इन सब चीजों को हमें कंसिडर करना है। बीच में जो इंटरमीडियरी है, जो सेकंड हैंड गुड्स को सेल और परचेज करवा रहा है, उसके कमीशन को हम इंक्लूड करते हैं। अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं सेल्फ कंजम्पशन के लिए, दोनों केसेस में वही बात हो रही थी, अगर हम सेल्फ कंजम्पशन के लिए किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसकी वैल्यू को भी हम लोग वैल्यू एडेड के अंदर इंक्लूड करते हैं, क्योंकि वही चीज अगर हम बाहर से खरीदते तो भी हमें पे करना पड़ता। मान लो मैं मेरे घर के अंदर मेरा बिजनेस चला रही हूं, तो मेरे घर की एस्टिमेटेड रेंटल वैल्यू कितनी निकलती है कि अगर सेम घर में बाहर से किसी से रेंट पर लेती तो भी मुझे रेंट पे करना पड़ता, उसकी वैल्यू को भी हम वैल्यू एडेड मेथड के अंदर इंक्लूड करते हैं। वैल्यू ऑफ द सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू एडेड। अगर आप सेकेंड हैंड गुड्स को सेल कर रहे हो या फिर परचेज कर रहे हो, जैसे पीछे हम लोगों ने कार का एग्जांपल लिया था, उसकी वैल्यू को हम कभी भी वैल्यू एडेड के अंदर इंक्लूड नहीं करते। दलाल के कमीशन को हम इंक्लूड करेंगे क्योंकि वो हमें अपनी सर्विसेज दे रहा है, लेकिन सेकेंड हैंड गुड्स के सेल और परचेज को हम कभी भी वैल्यू एडेड के अंदर इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि जब वो फर्स्ट टाइम पर सेल या परचेज हुए थे तब उनकी वैल्यू को इंक्लूड कर लिया गया था। दो बार ऐड करके हम लोग क्या कर रहे हैं, डबल काउंटिंग का एरर कर रहे हैं। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, ये तो हमें पता है। पीछे हम लोगों ने देखा वैल्यू एडेड हम निकालते कैसे हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो इंटरमीडिएट गुड्स की जो वैल्यू होती है उसे हम कभी भी वैल्यू एडेड में इंक्लूड नहीं करते, हमेशा क्या करते हैं, माइनस करते हैं, क्योंकि दो चीजें बार बार ऐड हो जाएंगी। फाइनल गुड्स की वैल्यू के अंदर इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड है। वैल्यू ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन आर नॉट कंसिडर्ड वाइल एस्टिमेटिंग वैल्यू एडेड। बहुत काम का पॉइंट है, बहुत ध्यान से समझना। देखो मैंने क्या कहा, अगर हम लोगों ने सेल्फ कंजम्पशन के लिए गुड्स बनाए हैं तो गुड्स की वैल्यू को हम वैल्यू एडेड के अंदर इंक्लूड करते हैं। समझ में आया? अब मैंने कहा मान लो मैं टीचर हूं, ठीक है, मैं टीचर हूं, मान लो क्या मैं हूं टीचर, ठीक है, बाहर अगर मैं सर्विसेज दे रही हूं तो उसके लिए मुझे पैसा मिल रहा है, वो क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन अगर मैं घर के अंदर अपने भाई बहनों को पढ़ाती हूं तो फिर वो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है ना। यानी कि अगर हम सर्विसेज की बात कर रहे हैं, सर्विसेज सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज में आ रही हैं, तो उन सर्विसेज को हम कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं, वैल्यू एडेड में इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी वैल्यू निकालना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। अगर आपने गुड बनाया है, सोफा सेट बनाया है, उसे आप वैल्यू एडेड में इंक्लूड करोगे, लेकिन अगर आप सर्विसेज दे रहे हो सेल्फ कंजम्पशन के लिए, मैं मेरे घर में मेरे भाई बहनों को पढ़ा रही हूं तो भी तो मैं मेरी सर्विसेज दे रही हूं, उसे हम वैल्यू एडेड में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि इसकी वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है। मान लो हम किसी मदर की बात करते हैं, किसी की जो मदर है वो दूसरों के घर में खाना बनाती है, उसका उन्हें पैसा मिलता है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उसे हम वैल्यू एडेड में इंक्लूड करेंगे। लेकिन वही मदर जब अपने हस्बैंड, अपने बच्चों के लिए खाना बना रही है घर के अंदर, तो उसे हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। तो वैल्यू ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन आर नॉट कंसिडर्ड व्हाइल एस्टिमेटिंग वैल्यू एडेड। लास्ट है, अगर इलीगल एक्टिविटीज से किसी भी तरह की कोई इनकम हो रही है, गैम्बलिंग वगैरह से किसी भी तरह की कोई इनकम हो रही है, इसे हम कभी भी वैल्यू एडेड के अंदर इंक्लूड नहीं करते। तो ये पीछे वाले 4 को हम इंक्लूड करते हैं, इन 4 को हम वैल्यू एडेड में इंक्लूड नहीं करते। समझ में आ गया? नेक्स्ट मेथड आता है हमारे पास में इनकम मेथड। अब देखो इनकम मेथड का हमारा क्या फॉर्मूला था, इनकम मेथड से हमें मिलता क्या है, इस मेथड से हमें मिलता है NDP-8FC। फॉर्मूला क्या था हमारे पास में, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, क्या था, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इसमें हम लोग प्लस कर देते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस, और थर्ड हमें लेना होता है मिक्स्ड इनकम। इस मेथड के हिसाब से हम किन चीजों को कंसिडर करेंगे, किन चीजों को हम कंसिडर नहीं करेंगे। देखो हम हमेशा सिर्फ कौन सी इनकम को कंसिडर करते हैं, फैक्टर इनकम को कंसिडर करते हैं। अगर ट्रांसफर अर्निंग्स हो रही हैं, फ्री फोकट का हमें पैसा मिल रहा है, जैसे ओल्ड एज पेंशन हो गई, जो बुजुर्गों को पेंशन मिलती है, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज है कि आप अनएम्प्लॉयड हो, आपको सरकार कुछ अलाउंस दे रही है, कोई भत्ता दे रही है, उसे हम इंक्लूड नहीं करते। स्कॉलरशिप हो गई, पॉकेट एक्सपेंसेस हो गए, किसी भी तरह के ट्रांसफर अर्निंग्स यानी कि फ्री
फोकट की इनकम को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। अगर इलीगल एक्टिविटीज जैसे गैम्बलिंग वगैरह से कोई इनकम हो रही है उसे भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि इनके लिए कोई अकाउंट्स मेंटेन नहीं करे जाते। अगर आप सेकेंड हैंड गुड सेल और परचेज करवा रहे हो, आप दलाल हो, इंटरमीडियरी हो, तो आप जो कमीशन अर्न कर रहे हो वहां पर आप अपनी सर्विसेज दे रहे हो, उन गुड्स को सेल और परचेज करवाने में आप हेल्प कर रहे हो। तो जो सेकेंड हैंड गुड्स के सेल और परचेज पर इंटरमीडियरी को कमीशन मिलता है उसे हम नेशनल इनकम में क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। अगर आप शेयर्स और बॉन्ड्स वगैरह, डिबेंचर्स वगैरह को सेल करना चाहते हो, परचेज करना चाहते हो, तो बीच में ब्रोकर होता है, बीच में इंटरमीडियरी होता है, वो भी अपनी फीस लेता है जिसे हम ब्रोकरेज बोलते हैं, तो वो भी अपनी सर्विसेज दे रहा है। इस ब्रोकरेज को भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आता है इनकम इन टर्म्स ऑफ विंडफॉल गेन्स, यानी कि लॉटरीज। विंडफॉल गेन्स का मतलब है, मान लो आपको लॉटरी वगैरह से कोई इनकम हो गई, इस तरह की इनकम को हम कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि रेगुलर नेचर की इनकम नहीं है और इसकी वजह से हमारे देश के अंदर गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं होगा। तो लॉटरी वगैरह से कोई इनकम हो रही है, नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस, मैंने पीछे भी बता दिया। मान लो मेरा घर है, उस घर को मैं इंस्टीट्यूट के तौर पर यूज में ले रही हूं, मेरा खुद का घर है जहां पर मैं मेरा इंस्टीट्यूट चला रही हूं, तो उसकी रेंटल इनकम, एस्टिमेटेड रेंटल इनकम निकाल लो इम्प्यूटेड रेंट की। अगर यही घर मैं दूसरे लोगों को देती रेंट पर तो वहां से भी तो मुझे रेंट मिलता ना, तो उसकी एस्टिमेटेड रेंटल इनकम निकाल लो, उसे हम नेशनल इनकम में क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। अगर आपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए कोई चीज बनाई है, आपका फर्नीचर का बिजनेस, आपने सोफा सेट बनाया है, फार्मर ने राइस उगाए हैं सेल्फ कंजम्पशन के लिए, उसकी वैल्यू को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। देन याद करो, मैंने आपको बताया था ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर प्रॉफिट आता है, और प्रॉफिट से भी हमारी तीन चीजें होती है, यानी कि ये जो प्रॉफिट होता है ये तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। प्रॉफिट का जो पहला हिस्सा होता है वो किसके पास में चले जाता है, सरकार के पास में चले जाता है, जिसे हम लोग क्या बोल देते हैं, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स या फिर कॉर्पोरेट टैक्स। प्रॉफिट का दूसरा जो हिस्सा होता है वो कंपनी क्या करती है, अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है इन अ फॉर्म ऑफ डिविडेंड, और थर्ड हिस्सा जो कंपनी होती है वो उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, इसीलिए इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग्स या फिर रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या कह देते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स। तो जो प्रॉफिट होता है उसके तीन हिस्से होते हैं, पहला हिस्सा सरकार के पास में चले गया, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, सेकंड शेयर होल्डर्स के पास में चले गया इन अ फॉर्म ऑफ डिविडेंड, और थर्ड हमारे पास में कंपनी के पास में ही रहता है, कंपनी इसे किसी को भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, जिसे हम बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स यानी कि रिटेन्ड अर्निंग्स। अगर क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली प्रॉफिट्स गिवन है यानी कि पापा गिवन है, तो इन तीनों चीजों को आप इग्नोर करोगे, इन्हें सेपरेटली ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वंस प्रॉफिट इज इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, तो ये जो कंपोनेंट्स हैं इन्हें आपको सेपरेटली ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्या कहता है, इनकम टैक्स शुड नॉट बी एडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। इनकम टैक्स अगर आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है उसे आपको सिंपली इग्नोर करना है, क्योंकि जो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है ना उसके अंदर इनकम टैक्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है, वो आपकी ही इनकम का पार्ट है। तो अगर इनकम टैक्स अलग से दे रखा है, सिंपली आपको क्या करना है, इग्नोर करना है, इसे हम कंसिडर नहीं करते, वो बंदे की इनकम कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का ही क्या है, पार्ट है। अब याद करो, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज जो होता है वो कैसे निकलता है, चार चीजें होती हैं। एक होता है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, एक होता है वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, एक होता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, यानी कि जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉई के प्रोविडेंट फंड के लिए अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दे रहा है, और एक होता है पेंशन ऑन रिटायरमेंट। अगर डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर पापा गिवन है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज गिवन है, तो हमें सेपरेटली इन चारों चीजों को ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इन चारों चीजों को हम लोग क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। लास्ट मेथड आता है हमारे पास में एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड से भी हमें क्या मिलता है, जीडीपी एट एमपी। कैसे मिलता है, चार चीजों को प्लस करके, यहां पर सिर्फ हम खर्चा लेते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। तो इस मेथड से जब आप नेशनल इनकम निकालोगे तो किन चीजों को लेना है, किन चीजों को नहीं लेना, याद रखना। फाइनल गुड्स पर जो खर्चा करा गया है, फाइनल गुड्स पर जो एक्सपेंडिचर करा गया है, हम सिर्फ उसी खर्चे को कंसिडर करते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स पर जो खर्चा करा जा रहा है उसे हम इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि फाइनल गुड्स के खर्चे के अंदर इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अगर आपने एक सोफा सेट
सेट 45,000 रुपीज का सेल करा है, तो इस सोफा सेट की प्राइस के अंदर आपने 20,000 की जो वुड्स खरीदी थी उसकी वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड है। आप अगर अलग से इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को प्लस करोगे तो आप एक एरर कर दोगे डबल काउंटिंग का, कि आप सेम चीज को दो दो बार काउंट कर रहे हो। तो फाइनल गुड्स पर जो खर्चा करा जा रहा है हम सिर्फ उसे काउंट करेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स पर जो एक्सपेंडिचर करा जा रहा है उसे हम कंसिडर नहीं करते। सेकेंड हैंड गुड्स पर अगर किसी तरह का खर्चा करा गया है उसे हम कभी भी नेशनल इनकम निकालते टाइम पर इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि वो गुड्स जब पहली बार बेचे या खरीदे गए थे उस टाइम पर उनकी वैल्यू को इंक्लूड कर लिया गया था। अगर आप शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स वगैरह खरीद रहे हो, इन पर जो आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो उसे हम कभी भी नेशनल इनकम निकालते टाइम पर कंसिडर नहीं करते, क्योंकि देखो ये जो शेयर्स हैं, बॉन्ड्स है, डिबेंचर्स है, ये क्या है? ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। और अगर आज की डेट की हम बात करें जब सारी चीजें डीमटीरियलाइज्ड हो चुकी हैं तो आपको कुछ नहीं है, कागज का टुकड़ा भी नहीं है, सिर्फ आपको अपने अकाउंट के अंदर एक क्रेडिट एंट्री दिखेगी कि आपके पास में फलाना कंपनी के इतने शेयर्स हैं। समझ में आया? तो सिर्फ एक डिजिटल एंट्री है, एक इलेक्ट्रॉनिक एंट्री हमारे पास में है, सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। तो शेयर्स पर, बॉन्ड्स पर, डिबेंचर्स पर जब आप कैसा खर्च कर रहे हो उस एक्सपेंडिचर को हम कभी भी एक्सपेंडिचर मेथड के अकॉर्डिंग नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? पेपर क्लेम्स है। इनकी वजह से हमारे देश के अंदर डायरेक्टली किसी चीज का प्रोडक्शन नहीं हो रहा। एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट, सरकार जो ट्रांसफर पेमेंट्स पर पैसा खर्च करती है, यानी कि फ्री फोकट की इनकम, जैसे पीछे भी हम लोगों ने देखा था, ओल्ड एज पेंशन हो गई या फिर स्कॉलरशिप वगैरह हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस हो गए, इन्हें हम कभी भी नेशनल इनकम निकालते टाइम पर कंसिडर नहीं करते, सिर्फ फैक्टर पेमेंट्स को हम कंसिडर करते हैं। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन, अगर आपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए कुछ गुड्स बनाए हैं, जैसे हम लोगों ने हमारे घर के लिए सोफा सेट बनाया है, फार्मर ने अपनी फैमिली के सेल्फ कंजम्पशन के लिए राइस वगैरह उगाए हैं, तो हम उनकी वैल्यू निकाल लेते हैं कि अगर यही चीजें हम बाहर से खरीदते तो भी हमें खर्चा करना पड़ता ना, तो उनकी इम्प्यूटेड वैल्यू, अंदाजे से जो वैल्यू आ रही है उसे हम नेशनल इनकम में क्या करते हैं? कंसिडर करते हैं। अगर मेरा खुद का घर है जहां पर मैं मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रही हूं, उसकी इम्प्यूटेड रेंट वैल्यू कितनी होगी कि वही घर अगर मैं बाहर से किसी से रेंट पर लेती हूं तो भी मुझे रेंट पे करना पड़ेगा, तो मैं कितना रेंट पे करूंगी उसकी वैल्यू को भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, एक्सपेंडिचर में इंक्लूड करते हैं। समझ में आ गए तीनों मेथड्स के प्रिकॉशंस? तो आज हम लोगों ने तीनों मेथड्स के हमारे प्रिकॉशंस भी डिस्कस कर लिए। अब इस चैप्टर की एक क्लास हम लोग और लगाएंगे, जिस क्लास के अंदर हम लोग इन तीनों मेथड्स के एडवांस्ड लेवल के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो यहां तक का अच्छे से पढ़ के रखना। किसी क्वेश्चन में अगर किसी तरह की कोई क्वेरी है तो आपके पास में एप्लीकेशन का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां पर आप चैट्स के अंदर अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हो, मैं वॉइस नोट के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगी, क्वेश्चन की पिक सेंड कर देना। सो आई विल सी यू टुमारो, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।